अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में गिवन एनपीवी के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना सीखे थे, याद आ रहे हैं? याद आ रहा है? गिवन एनपीवी के लिए हमने नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना सीखे थे, ऐसे ही था। आज हमने सर उसको एक स्टेप आगे लेके जाना है। तो बड़ा एक सिंपल सा मैं सवाल आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी। देखिए सर, ये मेरे पास एक सवाल है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अपना बनाया हुआ मेरा क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें एग्जामिनर ने क्या मांगा है वो देखें। वो कह रहे जनाब, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू मेक द प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल। इसका मतलब है इतने यूनिट्स चाहिए जिस पे एनपीवी 0 हो जाए, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक चीज यूनिक है जो पिछले सवाल में नहीं था, इसमें टैक्स टैक्स शामिल है। अच्छा, टैक्स रेट लिख दो इसके अंदर। सर टैक्स रेट हमारे पास 30% है। अब बताओ सर, जब टैक्स होगा हमारे पास, वालेकुम सलाम, जब भी टैक्स होगा हमारे पास, तो फिर सर इस तरह के सिनेरियो में हम मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे मालूम करेंगे? हैं? मसला होगा। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी इस तरह का सवाल है जिसमें वो कहे कि एनपीवी नहीं चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल के दो, तो फिर आप अपने कैश फ्लोज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना, ठीक है जी। एक कैश फ्लोज वो हो जो सिंगल कैश फ्लोज है, फिर एक कैश फ्लोज वो होनी चाहिए जो सीरीज होनी चाहिए लेकिन नॉट डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स, फिर एक वो सीरीज होनी चाहिए जो डिपेंड करती हो ऑन यूनिट्स। देखो ये कह रहे जरा, मजनू भाई लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, डिटेल्स आर एज अंडर, ठीक है जी। कहां गया भाई? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 140 होगी, वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपए की होगी। ये दोनों सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर ईयर 6.5 लाख रुपए, ये नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है ये वो सीरीज है जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती। तो मैं इसको नंबर 2 दे दूं और मैं इन दोनों कैश फ्लोज को नंबर 3 दे दूं, नहीं सॉरी, हाँ सही, बिल्कुल सही है। यानी वो कैश फ्लो जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं वो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट जो है नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता। The company will have to acquire a plant to support the production function for the next 5 years. The residual value will be equal to the book value of the asset. उसने कहा एंड में इतने भी एसेट बिक जाएगा जितनी उसकी बुक वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज 2.8 मिलियन। टैक्स डेप्रिसिएशन है 20% रिटर्न डाउन बैलेंस पे, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, इसमें इनिशियल आउटले भी है और चूंकि टैक्स है तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी लेना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये निकाल के दो कि कंपनी को कितने यूनिट बेचने चाहिए किस चीज के लिए, 0 एनपीवी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये मुझे निकाल के दे सकते हो या मैं आपको करवा दूं? ये पहले हैं, खुद कर दो, करो शाबाश। याद रखना जितने भी कैश फ्लोज हैं जो प्रॉफिट से रिलेटेड है उनको आफ्टर टैक्स जरूर कर लेना, ठीक है। चलो मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं, खुद से कर लो, शाबाश। मैं करा दूं इसको, शुरू कराऊं? क्या बोलते हैं ऑनलाइन वालों? चलो जी। अच्छा देखो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, देखो इस तरह का जब भी सवाल है ना, आप अपने आप से पूछो आपके पास 3 टाइप के कैश फ्लो, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स, कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर्स और प्रेजेंट वैल्यू। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना। देखो एक तो मेरे पास है इनिशियल आउटले, ये कब इनकर करना है आपने? शुरू में ही करना है। 2.8 मिलियन, क्या एसेट खरीदने पे टैक्स लगता है? नहीं, तो इसको आफ्टर टैक्स करने की जरूरत नहीं। डिस्काउंट फैक्टर 1, ठीक है जी। 1 रुपया पहले दिन 1 रुपया ही होता है, ठीक है जी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 2.8 मिलियन। डन हो गया, यहां तक सेट हो गया। रेजिडुअल वैल्यू निकालने के लिए वर्किंग करना पड़ेगी, उसको बाद में कर लेते हैं। पहले बताओ और हमारे पास कौन कौन से कैश फ्लोज हैं? सिंगल कैश फ्लोज, एक तो इनिशियल आउटले है और एक रेजिडुअल वैल्यू है। सर फिर हमारे पास वो सीरीज जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस नहीं करती, सर वो है फिक्स कॉस्ट 6.5 लाख रुपए,
मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट को 6.5 लाख रुपए पर एनम है, आफ्टर टैक्स करो, आफ्टर टैक्स, यानी सर जब मैं 6.5 लाख रुपए पे करूंगा तो मेरी टैक्स वाला मुझे टैक्स सेव कर, मतलब टैक्स वाला जो है वो मेरी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करेगा, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। तो आफ्टर टैक्स करें सर इसको 6.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 70%, 4,55,000 पक्का। और चूंकि सर ये आउट जो है खर्चा करना है हमने, ठीक है जी। अब बताएं इसके लिए डिस्काउंट फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस डिस्काउंट रेट कितना है, 10% ले लो, 10% रेज द पावर -5 डिवाइडेड बाय 10%, क्या आ रहा है सर 3.79, मल्टीप्लाई करो 4,55,000 को 1724450 सर याद है मेरे पास फिक्स कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू डन। अच्छा और कोई चीज रहती है, हाँ सर डेप्रिसिएशन, उस पर टैक्स सेविंग्स, डेप्रिसिएशन करता क्या हमारा, किस काम आएगा, तो डिडक्शन तो कैश फ्लो नहीं है लेकिन टैक्स बचा के देगा सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों कि मेरे पास अगले 5 सालों की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, 28 लाख रुपए का एसेट आपने लिया है, बताएं 20% के हिसाब से पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,60,000, ऐसा 28 इंटू 20%, यही। अब इसको 80% करो 448, फिर इसका 80% लो 358,400, फिर इसका 80% लो 286,720, फिर इसका 80% लो 229,37। सर ये है डेप्रिसिएशन हर साल की, ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ इस डेप्रिसिएशन पे मुझे टैक्स सेविंग्स मिलेगी, सर जब मैं पहले साल इतना डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा ना तो इसका 30% मेरी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, निकालो उसका जरा 30% कितना आता, ना ना इसका टोटल करके 30% नहीं लेना क्योंकि हर पॉइंट पे टैक्स सेविंग्स तुम्हें मिल रही है, डायरेक्ट टोटल करोगे तो किसी एक पॉइंट पे मिल रहा होगा ना, ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ हर एक साल का अलग अलग है ना जी, कितना। अब इसका 80% ले लो, फिर 520 लास्ट 1, या आगे सर टैक्स सेविंग्स। अब मैंने निकालनी इन टैक्स सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू, ये वो टैक्स सेविंग्स हैं जो ओवर द पीरियड आपको मिलेंगी, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कैसे, डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 1। सर प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सर ये चूंकि हर साल का कैश फ्लो अलग अलग है तो इस पर एन्युटी नहीं लगा सकते हम, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। बताएं क्या आ रही है प्रेजेंट वैल्यू, 15, इसका भी शॉर्टकट बता सकता हूँ, इसका 80% लेके 1.1 से डिवाइड कर दो जी, ट्रिपल 1, फिर 80781, फिर 58750, देन ऐसा। अब बनाएं सर इन सारी टैक्स सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू जो हमें डेप्रिसिएशन में मिलेगी वो कितनी, $446,
तो ये हमारे लिए अच्छी बात है बुरी बात है? सर ये अच्छी बात है, इतने रुपए का टैक्स प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ओवर द पीरियड हमें मिलेगा 446059। क्या मैं ले सकता हूँ जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन डायरेक्ट 446059। ऐसा ऐसे ये दोस्त प्रेजेंट वैल्यू टैक्स सेविंग्स आ गई। अब इसके बाद सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू चाहिए मुझे, वो कैसे निकलेगी यार? वो कैसे निकलेगी? सर मेरे पास एसेट कितने का था? एसेट की कॉस्ट कितनी थी सर? 2.8 मिलियन। मुझे बताओ सर मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन ये सब मिला के कितना बन रहा है? 1882496। बताओ मेरे पास क्या बच गई इसकी बुक वैल्यू? 91750। अच्छा ये पता है डायरेक्ट भी निकाली जा सकती है। आप ये 2.8 मिलियन लेते, आप कहते ये हर साल 20% अप्रिशिएट होगा, यानी हर साल 80% रह जाएगा और 5 दफा ये काम होगा। यही आ रहा है। अब बताओ ये पैसे कब मिलेंगे? 917504 कब मिलेंगे? 5 साल के बाद। तो 5 साल का वो भी ले लो डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय एक ही कैश फ्लो है ना, 1 डिवाइडेड बाय 10% रेज़ टू पावर 5 कितना? 0.62। कल भी तू नहीं बताया था, मल्टीप्लाई कर उसको 569770। सर ये तो आगे सारी चीजें। अब एक चीज रह गई, वो क्या? सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? दोनों को नेट करके सीएम ले लें। बता एक यूनिट का सीएम कितना है? आफ्टर टैक्स करो 60 को, 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 आफ्टर टैक्स किया जाए योर ऑनर कितना? 42 रुपीज का सीएम एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स में मिलेगा। कब तक मिलता रहेगा सर? 4 सालों में, 5 सालों में लगातार मिलेगा। तो मैंने डिस्काउंट फैक्टर 3.79 लगा दिया। बताओ क्या आ रहा है? 159.18x। मैं कह रहा हूँ सब मिला जुला के 0 के बराबर होना चाहिए। तो बताओ कितने यूनिट्स बन रहे हैं? टू वन। सही कह रहा है बच्चा? कितने यूनिट पे ब्रेक इवन आ जाएगा? हैं? आर यू श्योर? चेक करो दोबारा। 22042 पक्का? सर this is the amount of units that we have to sell in order to make this project financially viable। पक्का? 22,042 पक्का? सर इसको पहले जो है ना वो कॉपी करें, ताकि इस पे एक अच्छा सवाल हम पास पेपर्स का और देखें। शाबाश। देखो इसके अंदर सबसे मुश्किल वर्किंग किसकी होगी? टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन की। वो लेंदी है क्योंकि उस पर एनओटी नहीं लग सकती, हर साल चेंज होगा वो। स्ट्रेट लाइन होता तो उस पर भी एनओटी लग जाती, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन होता तो हर साल की टैक्स सेविंग सेम हो जाती। अच्छा देखो एक इसमें शॉर्टकट क्या था। देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक चीज पता है कि गौर से देखना, मैंने जो एसेट परचेज किया है ना, वो मैंने परचेज किया 2.8 मिलियन का किया। 2.8 मिलियन का अगर मैं ले लूँ 20% तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, उसका डायरेक्ट ले लूँ 30% तो उसकी टैक्स सेविंग्स आ जाएंगी, और उसको डिवाइड कर दो 1.1 से, तो पहले साल की टैक्स सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगी। चेक करो देखो इससे क्या आ रहा है।
28 लाख का एसेट, 20% डेप्रिसिएशन, 30% उस पर टैक्स सेविंग्स, 1.1 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। अच्छा, अगले साल डेप्रिसिएशन 20% कम होगा, यानी 80% रह जाएगा, तो ये सेविंग्स भी 80% रह जानी चाहिए, लेकिन अगले साल जाके एक और दफा उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो अगली फिगर मालूम करने का बहुत आसान तरीका है, 152727 को आप मल्टीप्लाई करें 0.8 से, डिवाइड कर दें 1.1 से, करो जरा। ऐसा, अब इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करो, 1.1 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसा कर लो। खाइला जादू। हाँ, चले जी, बड़े हम आगे। सब जब लेंथी क्वेश्चन होता है ना, उसमें काम आ जाता है। बड़े आगे दोस्त, एक सवाल और देखें। ये पुराने पास पेपर्स का क्वेश्चन है बेटा। टैक्स रेट 30%। शाबाश। सर रेजल्ट वैल्यू क्या होगी, नहीं लिखी हो तो अज्यूम करना 0 होगी, ठीक है। शाबाश। वर्किंग कैपिटल शुरू में आउट लाएगा, एंड में जो है वो जैसे रेजल्ट वैल्यू आ रहा है ऐसे ही आएगा। बिल्कुल।
आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा हमने 10 मिलियन रुपए इन्वेस्ट करने। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 10 मिलियन रुपीज इन हैवी ड्यूटी ट्रक्स विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स। 10 साल की इन्वेस्टमेंट है हमारी। ट्रक्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड आउट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। हम ये ट्रक इस्तेमाल करेंगे गुड्स भेजने के लिए यानी कस्टमर्स की गुड्स हमने यहाँ भेजनी होगी तो हम ये ट्रक्स यूज करेंगे। वर्किंग कैपिटल यानी शुरू में हमें कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा 1 मिलियन का, ठीक है जी। यानी शायद डे वन पे हमारी इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन एक होगी, 1 मिलियन और होगी, तो 11 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। अब वो रिक्वायरमेंट कह रहा है कंप्यूट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इन टन्स दैट द ट्रक्स मस्ट कैरी so that the annual cash flows break even with the NPV of the investment। उर्दू जुबान में कह रहा है बताओ साल में हम कितने यूनिट जो है ना वो बेचें कि हमारा यानी कितने यूनिट हम लोगों के भेजें दूर दराज इलाकों में ताकि हमारा ट्रक जो है वो हमें क्या करके दें, ब्रेक इवन कैलकुलेट करके, यानी हमें इतना इनफ्लो मिले कि हमारे जो इनिशियल आउटले उसको बराबर हो जाए। यानी सर हमें एनपीवी जीरो करने के लिए कितने यूनिट बेचने चाहिए? सर सेलिंग प्राइस या 1 टन की जो है वो है तो 5,000 रुपए पर टन, यानी 5,000 रुपए पर टन में हम जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। 3,000 रुपए हमारा खर्चा आता है, तो 2,000 हमारा पर टन जो है वो सीएम है। अच्छा जी, एनुअल फिक्स कॉस्ट 3,72,722 रुपए अदर देन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 10% डिमिनिशिंग बैलेंस पे है। वर्किंग कैपिटल 1 मिलियन विल बी रिकवर्ड एट द एंड ऑफ 10th ईयर और डिस्काउंट रेट हमारे पास 20% है। टैक्स रेट हमारे पास 30% है। देखो हमेशा ये हमने ऐसा अज्यूम करना बेटा कि वर्किंग कैपिटल एंड में रिकवर होगा, अनलेस के एग्जाम में स्पेसिफिकली सवाल में लिखा हो कि वर्किंग कैपिटल रिटर्न नहीं होगा, ठीक है ना। हमने हमेशा अज्यूम करना है कि वो जो वैल्यू है उसी पे रिटर्न होगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का आगे हमने पूरा डिटेल में एक चैप्टर देखना है तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वर्किंग कैपिटल। भी तो हमने सिर्फ ये सुना है कि वर्किंग कैपिटल एक इन्वेंट्री है, ठीक है जी, जो हम खरीदा फिर हमने बेचा, फिर खरीदा फिर बेचा, फिर खरीदा फिर बेचा और आखिर में हम इंशाल्लाह उसको कॉस्ट में बेच के निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब बताओ इनिशियल आउटले है कितना मेरे पास? 10 मिलियन का। बोर्ड पे लिखना मेरे बच्चों, डिस्काउंट फैक्टर 1। एक कहानी तो ये आ गई। फिर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने की? 1 मिलियन। इसका भी डिस्काउंट फैक्टर 1 क्योंकि डे 1 पे ही मिल रही है। सर ये रिटर्न मिलेगा हमें कब? रिटर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल 10 साल बाद। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। वो कैसे निकलेगा सर? 1 डिवाइडेड बाय एक ही कैश फ्लो है ना, 20% रेज टू पावर 10। देखो क्या आ रही है 0.162। ये 1 मिलियन वापस तो मिलेगा लेकिन उस वक्त 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 16 पैसे रह गई जी, पूरे 1,62,000। अच्छा जी, यहां तक कहानी हो गई। अब बताएं सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट ले लें। फिक्स कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स करें, नेट ऑफ टैक्स 3,72,722 को नेट ऑफ टैक्स करें। कितना? 70% ना, 260। अच्छा जी, डिस्काउंट फैक्टर सर 1 माइनस 1 प्लस 20% रेज टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना आ रही? क्या आ रही है सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू? 1093,194 पक्का? ये आ गई सर मेरे पास। अच्छा जी, फिर और कुछ रहता? हाँ, टैक्स सेविंग्स ऑन, ये रहता है। अच्छा जी, ये हमें निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है जी। अब बताएं मैं काम करूं, मैं आपसे अगर कहूं कि मुझे डायरेक्ट टैक्स सेविंग्स निकाल के दे दो। अच्छा कितने मिलियन की मशीन है ये? टोटल 10 मिलियन की। तो टोटल टैक्स सेविंग्स अगर रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है तो ये एंड में 3 मिलियन होना चाहिए। सर आपको कैसे पता चला 3 मिलियन होना चाहिए? तो भाई 10 मिलियन का 30% वुड भी
3 मिलियन, यानी एसेट आपने 10 मिलियन का लिया, पूरा इसको इस्तेमाल कर देना ऐसे टेन्योर में, तो सर मुझे कोई 3 मिलियन रुपए की जरूर टैक्स सेविंग्स मिलेगी। अब बताओ पहले साल की टैक्स सेविंग्स कैसे निकालूंगा? 10 मिलियन का एसेट, 10% का रेट, 1 मिलियन, ऐसा मल्टीप्लाई बाय 30%। 10 मिलियन का एसेट, 10% का डेप्रिसिएशन का रेट, ऐसा मल्टीप्लाई बाय 30% की टैक्स सेविंग्स, कितना? 3 लाख। अब इस 3 लाख को आप क्या करो, 0.9 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2,70,000। फिर जी 90%, 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है ना। फिर 2, बस 5 और 177, 159, 432, 143, 2 और बैलेंसिंग फिगर देखो कितनी आ रही है, आखिर की बैलेंसिंग फिगर। सर बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगी हैं? ये तो लंबी चौड़ी है। हाँ इसी में बैलेंसिंग फिगर 195564, सही कह रहे हैं लड़का? 1955,964 पक्का? आई श्योर दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। 116, देखो यार इसको भी कैलकुलेट करने के लिए अगर थोड़ा अल्लाह का दिया हुआ दिमाग इस्तेमाल करते तो बड़ा आसान होता। गौर से देखो, मुझे बता 10 साल 9 साल बाद इस एसेट की बुक वैल्यू कितनी होती? 9 साल बाद, 9 साल बाद इस एसेट की बुक वैल्यू कितनी होती? 10 मिलियन का एसेट था, 10 मिलियन का था, मल्टीप्लाई 0.9 रेज़ टू द पावर 9, 10 साल बाद बुक वैल्यू क्या होती? 9 साल बाद, सॉरी 348, 9 साल बाद कितनी बुक वैल्यू होती? 387, 3874, 3874। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है हमारी क्लास से माशाल्लाह 9 साल बाद जो इसकी बुक वैल्यू होती वो ये आखिरी साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इसका 30% ले लो। कितना? सही कह रहे लड़का? हाँ जी, हमने कहा 9 एंड में तो उसके रेजल्ट 0 है और इसका फिर हो गया ना, पूरा हो गया ना, 3 मिलियन पूरे हो गए ना, सेट हो गया। अब हमने क्या निकालनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालें सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू? थोड़ा इसको साइड पे करते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना बहुत आसान है, आपको मैंने फंक्शन सिखाया हुआ है। ठीक है जी, करें क्या आ रहा है, इसको तो पहले डिवाइड करते हैं 1.1 से, 1.2 से सॉरी, ये आ जाएगा 2.5 लाख, आगे 2.5 लाख। अब आगे चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये ऐसे ही मैंने बना दिया, लास्ट लास्ट उसमें सिखा भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद मैंने बना दिया। बताओ नेक्स्ट। 187,
जी कितना आगे बताते जाओ। 1/4 ये सेकेंड ईयर का गलत है। 187 500 फिर 104 क्या अल्लाह तेरा शुक्र है 7 और 46 79 59 326 444 333 या अल्लाह तेरा शुक्र। दो और मेरे बच्चों 25028। अब आखिरी वाले को निकालना पड़ेगा तुम्हें। इसका डायरेक्ट ले लो, इसको डिवाइड बाय 1.2 कर दो रेज़ टू पावर 10। 187 713 या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक्सेल पे कर लेना चाहिए था हमें। कितना आ रही है टोटल? एक दिन इंशाल्लाह टोटल भी हो जाएगा और अगले दिन फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। 10th ईयर का बैलेंसिंग फिगर क्यों नहीं लिया नॉर्मल वाले तरीके से? क्योंकि इसमें रेजल्ट वैल्यू 0 थी एंड में। 1126 या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। 112627 112627। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब हमारे पास क्या रहेगा? ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2000 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है पर यूनिट, लेकिन उसको आफ्टर टैक्स करो 0.7 से कितना 1400 x मल्टीप्लाई बाय 4.19 करो क्या आ रहा है? 5866x और ये बिग फैट 0 क्या आ रहा है बताइए? x 1400 दोबारा समझा दें। 5000 रुपए का एक यूनिट हम बेचेंगे, 3000 रुपए उसकी कॉस्ट है, 2000 का सीएम बनेगा। 2000 के सीएम को मैं 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी आफ्टर टैक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो सीएम को जब मैं आफ्टर टैक्स करता हूँ तो 2000 का आफ्टर टैक्स इज 1400। चढ़ोगे उस्मान? फिक्स कॉस्ट को भी हमने आफ्टर टैक्स किया, सीएम को भी आफ्टर टैक्स कर दिया। जी कितना आ रहा है एक्स? 1854 पक्का? कितने ऊपर नीचे? 200 रुपए का ना, तो उससे एक यूनिट भी नहीं लेना चाहिए जी। 1844 पक्का? यही चाहिए, इतने यूनिट हमें बेचने चाहिए। डन पक्का जी? बढ़े आगे एक स्टेप। अब हम करने जा रहे हैं मुश्किल सवाल। तैयार हो? कॉपी करना है तो कर लो इसको। क्योंकि देखो डे वन पे तुम इन्वेस्ट करोगे, 10वें साल के एंड पे वापस मिलेगा तुम्हें, नहीं ना? एक पहले साल कैश फ्लो आ रहा है, एक 10वें साल आ रहा है, तो ठीक है ना? क्योंकि उसकी उसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग निकलेगी ना। टैक्स सेविंग वाला टेबल दिखा दें तो थोड़ा सा उसको ऊपर से कॉपी कर दो, टैक्स सेविंग वाला टेबल दिखा दें। चलो भैया एक काम करो, पहले ये देख। टैक्स सेविंग्स का टोटल 3 मिलियन कैसे आया? ऐसे आया कि 10 मिलियन का एसेट है, रेजिडुअल वैल्यू उसकी 0 होगी, ठीक है? तो इसका मतलब है पूरे का पूरा एसेट डेप्रिशिएट होगा ड्यूरिंग द टेन्योर, और पूरे के पूरे एसेट पे अगर मैं 30% की टैक्स सेविंग्स ले लूं तो 3 मिलियन बनेगा ना।
सेट है ना? चलो जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे? क्या हम आगे बढ़े? बढ़े? अच्छा मेरे बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं जिस पे पास पेपर के 2-3 क्वेश्चंस कनेक्टेड हैं, तो उसको आपने देखना है, ठीक है जी? एक बात बताओ, हम अभी जा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट 3 देखने के लिए, ठीक है? बोर्ड देखना। अच्छा सुनिएगा दोस्त, सर मैं एक मशीन लेके बैठा हुआ हूं, ठीक है? उस मशीन से मेरी एक सर्टन एनपीवी आ रही है, ठीक है? कमा रहा हूं मैं उससे, एक सर्टन एनपीवी आ रही है, ऑलरेडी ली हुई है मशीन। अब मैंने सोचा काम करता हूँ, नई मशीन ले लेता हूँ। नई मशीन लोगे तो क्या होगा? नई मशीन लेंगे तो कमाना ज्यादा चाहते हैं, इसलिए तो नई मशीन ले रहे। तो अगर मैं नई मशीन लेता हूं तो क्या होगा? जेब से आउटले होगा अच्छा खासा बड़ा, ऐसा। तो अगर जेब से आउटले हो और तुम्हारे कैश फ्लोस चेंज ना हो, यानी तुमने मशीन रिप्लेस कर भी दी लेकिन कैश फ्लोस तब्दील, इनफ्लोस तब्दील नहीं हुई, तो लॉस होगा, होगा लॉस। ऐसा है कि नहीं? तो पहले हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, हमें 1 साल का लाख रुपया मिलता था। हमने नई मशीन लगा दी, खर्चा कर दिया 2 मिलियन का, अब भी लाख रुपए ही मिल रहा है। तो फिर लाना ऐसे खर्चे पे, ऐसा। तो इसका मतलब हमें ठीक ठाक क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब जब हमारी हालत टाइट होगी तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे निकलो, मजीद यूनिट बेचने की कोशिश करो ताकि इस लॉस को क्या किया जाए? कवर किया जाए, ऐसा। इसका मतलब है सर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास एक मशीन है जिससे 10,000 यूनिट डिमांड हो रहा है, ठीक है? 10,000 यूनिट डिमांड हो रहा है, मुझसे कहा जा रहा है काम करो एक नई मशीन ले लो, ठीक है जी, और उससे नई मशीन से ठीक ठाक खर्चा होगा। तो मैंने कहा खर्चा होगा, तो उसने कहा अज्यूम करो डिमांड चेंज नहीं होगी। तो मैंने कहा डिमांड चेंज नहीं होगी तो फिर खर्चा करने का फायदा क्या? उसने कहा अज्यूम करो कि नहीं होगी। तो हमने अज्यूम किया तो पता चला जी कि हमारे पास खर्चा करने के बाद, ठीक ठाक खर्चा करने के बाद, इसी 10,000 के साथ, इसी 10,000 के वॉल्यूम के साथ ठीक ठाक लॉस आ रहा है। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा बताओ मजीद कितने यूनिट बेचें कि पुराना जो आप कमा रहे थे ना एनपीवी, आप एटलीस्ट उतना ही एनपीवी कमा सकते, ठीक है जी? अच्छा पुरानी एनपीवी हम कमा रहे होंगे क्योंकि हमारे पास मशीन पुरानी थी, ज्यादा कमा रहे होंगे। नई मशीन खरीदने से ठीक ठाक खर्चा हो गया, ठीक है जी, डिमांड भी चेंज नहीं हुई। तो एग्जामिनर ने कहा भाई सब मशीन चेंज करने की वजह से तुम्हें हो गया नुकसान, सेम डिमांड पे तो नुकसान हो जाएगा तुम्हें। फिर अब बताओ मजीद कितने यूनिट बेचें कि आप जितनी पुरानी मशीन से कमा रहे थे उतनी नई मशीन से भी कमाओ। अब आए जरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह के साथ, इस तरह के उस पर देखते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन एक दफा पेपर में लोगों को समझ ही नहीं आया कि इसमें एनपीवी अप्लाई कर, समझ ही नहीं आया, ठीक है जी? आओ जरा एक सवाल देखते हैं जनाब। बोर्ड में देखिएगा मेरे बच्चों, खुद कराऊंगा फिर करने के लिए दूंगा, ठीक है? ये कह रहा है बीएफडी अनलिमिटेड इज अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस बैट्स फॉर लोकल बेसबॉल टूर्नामेंट्स। सर हमारे बेसबॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हम बल्ले बनाते हैं गोल वाले, जो बाद में मसाला कूटने के भी काम आते हैं। द कंपनी इज अ कटिंग मशीन विच इज गेटिंग ओल्ड एंड लैक्स प्रेसिशन। आजकल वो डंडे गोल नहीं बल्कि थोड़े टेढ़े बड़े काट रही है, प्रिसाइज नहीं काट रही है वो डंडे, ठीक है? द कंपनी थिंक्स दैट इफ द न्यू मशीन इज परचेज्ड द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली टू। उसने कहा काम करते हैं हम अपनी मशीन रिप्लेस कर देते हैं ताकि हम बाहर भी प्रोडक्ट बेच सकें। अच्छा जी ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जनाब डिटेल द करंट सेटअप और एजेंडा। पुरानी मशीन से हम जो यूनिट बनाते हैं 5600 रुपए का बेचते हैं, बनता कितने का? 2700 का। फिक्स कॉस्ट आती है कितने की? 12 मिलियन की। 8000 यूनिट हम बेच पाते हैं। करंट मशीन हम 9.6 मिलियन की मार्केट में बेच सकते हैं।
जो हमारे पास पुरानी पड़ी हुई है, ऐसा। अब हमने सोचा काम करते हैं, नई मशीन लेते हैं। नई मशीन है 41.69 मिलियन की, ह्यूज अमाउंट, ये जाएगा जेब से। फिर वो कहता है यूजफुल लाइफ वो बहुत मशीन 4 साल। उसने कहा जो नई मशीन आएगी वो भी उतनी लाइफ वाली जितनी इसकी बाकी है, ठीक है। फिर उसने कहा भैया एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 2600 हो जाएगी, पहले कितनी थी? मैंने कहा चलो 100 रुपए का फायदा हो गया। फिक्स कॉस्ट 16.5 मिलियन हो जाएगी, पहले कितनी थी? 12 मिलियन। हमने कहा यार ये थोड़ा खतरनाक बात है। फिर कहा कि जनाब द कंपनी विल कीप द प्राइस पर यूनिट एट 5000। हमने कहा पहले तो 5600 थी, ये 5000 कर दी इसने, तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, उसने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे इस रेट के ऊपर लोकल और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में बेचना शुरू कर दें, तो हमें एडिशनल यूनिट्स मिलने का आसरा हो जाएगा, ऐसा। अच्छा, डिस्काउंट रेट कितना भैया? 12%। वो कह रहे कैलकुलेट द एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स। एडिशनल का मतलब क्या है? यानी एग्जामिनर ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो 8000 यूनिट है ये तो डिमांड होते रहेंगे, एडिशनल कितने हों कि हम क्या हो जाए, एनपीवी सेम हो जाए। अच्छा देखो, इस तरह का सवाल जब भी आए ना, जब वो कहे कि रिप्लेसमेंट डिसीजन है और बताओ मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स इन ऑर्डर टू गेट द सेम एनपीवी, तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। आप एक 3 स्टेप प्रोसीजर यूज करना है इसमें हमेशा। सबसे पहले तो अपने आप से पूछो कि अगर मैं आज के आज ये मशीन रिप्लेस करता हूं, नई लेकर आता हूं, तो नई मशीन की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चों नई मशीन? 41.69 मिलियन, ऐसा। और मेरे पास ओल्ड मशीन कितने की बिकेगी? तो हमारी जेब से डे 1 पे कितना पैसा निकलेगा? डे 1 पे हमारी जेब से कितना पैसा निकलेगा? $41.69 में से 9.6 मिलियन निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। ऐसा, ये हो गया जी हमारा इनिशियल आउटले, ठीक ठाक बड़ा इनिशियल आउटले। फिर अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ओल्ड और न्यू सेलिंग प्राइस कितनी होगी? ओल्ड की कितनी थी? 5700। आप वेरिएबल कॉस्ट पहले 5500 थी ना, इधर सीएम कितना था पहले? 1900। भी 1400 पक्का? मेरी नजरें खराब हो रही है। ये कितना है? पहले कितना था? 5600 माइनस 2900। इसका मतलब है भैया तुम्हें तो एग्जिस्टिंग में लॉस हो गया, तुमने मशीन रिप्लेस की बजाय कमाने के गंवाना शुरू कर दिया। फिर फिक्स कॉस्ट 12 मिलियन, ये 16.5 मिलियन। और भाई ये क्या काम किया तुम लोगों ने यार? तुम लोगों ने तो मशीन उठा के रिप्लेस कर दी, इतना बड़ा खर्चा किया, बजाय सीएम बढ़ाने के सीएम भी कम कर दिया और फिक्स कॉस्ट भी बढ़ा दी। तुमने तो चारों तरफ से जूते खाए। अज्यूम करो नई मशीन से डिमांड चेंज नहीं हो रही है, डिमांड कितनी है? 8000। सबसे पहले मैं तुमसे पूछ रहा हूं, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, बताओ कितना इनिशियल आउटले करने जा रहे हो? 32.09 मिलियन। किस दिन करोगी? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में। फिर अज्यूम करो डिमांड 8000 ही है, इतने बड़े खर्चे करने के बाद कितना एडिशनल सीएम कमाओगे? सर एडिशनल सीएम तो छोड़ो, मजाक हो रहा है, हम तो लॉस करेंगे। कितना? 500 रुपए पर यूनिट। 500 को मल्टीप्लाई करो 4000 सॉरी 8000 यूनिट से, क्या आ रहा? 4 मिलियन रुपए का हर साल नुकसान। 4 मिलियन रुपए का हर साल नुकसान, हर साल नुकसान 4 मिलियन का। इस नई मशीन आने से ये अलग अजाब। अब बता इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकले? एनुटी चाहिए मुझे, 12% का रेट है, 1 माइनस 1 प्लस 12% रेज़ टू द पावर -4,
3 पॉइंट कितना 12160 पक्का सर। इतना बड़ा लॉस तो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन में हो जाएगा। फिर सर हमारी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी सर। 12 मिलियन थी अब 16.5 हो जाएगी सर। 4.5 मिलियन ये भी बढ़ गया। ये भी एक साल नहीं हर साल जलील होंगे इसमें हम। कितना 13। एक बात बताओ इतना सारा लॉस सिर्फ मशीन चेंज की। मशीन चेंज करने से सीएम भी गिर गया, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गई। अब बताओ इतना बड़ा लॉस, कितना बड़ा लॉस टोटल करो। 57 बेटा इतना ह्यूज लॉस हमें कवर करके देगा कौन? नए यूनिट्स, एडिशनल यूनिट्स। एडिशनल यूनिट्स वो हम बेचेंगे 8,000 से बियॉन्ड। अब बताओ सर उस एडिशनल यूनिट्स का सीएम कितना है पर यूनिट? पर यूनिट 2400। तो क्या मैं कह सकता हूं 2400 एक्स ऐसा एनुटी फैक्टर 3.04 करो मल्टीप्लाई 7296 पॉइंट समथिंग है बस। अब बताओ सर मैं इतने यूनिट बेचूंगा, सॉरी इतने रुपए का सीएम मुझे प्रेजेंट वैल्यू टर्म में मिल रहा है एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स पे। बताओ मैं कितने यूनिट बेचूं कि जो मैंने लॉस किया है नए एसेट खरीदने की वजह से वो पूरा पूरा रिकवर हो सके। 5793000 डिवाइडेड बाय 7296 कितना? कितना 3832 पक्का। क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 79। इतने में एडिशनल यूनिट बेच रहे हैं और ये एडिशनल बेच के भी आप कंपनी के लिए कोई एडिशनल प्रॉफिट नहीं कमाओगे, उतना ही कमाओगे जितना पहले कमा रहे थे। तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होनी चाहिए? इस प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए 8,000 प्लस 7,940 यानी 15,940 से ज्यादा। 15,940 से ज्यादा, अदरवाइज आपके लिए फायदा नहीं है ये मशीन लेके इतनी पंचायत पालने का। ठीक है जी, इतनी लंबी पंचायत पालने का कोई फायदा नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि नई मशीन से मैं 15,000 बनाऊं और पुरानी से 8,000 बनाऊं तो एनपीवी सेम आएगी। अब ये कह रहे हैं, हाँ मैं यही कह रहा हूं। अभी प्रूफ भी करके देता हूं आपको, अभी आपको प्रूफ भी करके देता हूं, पहले इसको कॉपी कर लो। नहीं आएगी ना, वो कह रहे उतनी एनपीवी कमाओ जितनी आप पहले कमा रहे थे पहले मशीन से। नई मशीन से कोई एडिशनल एनपीवी नहीं चाहिए, नहीं मिली हमें। ये भी मैंने बनाया बेटा। अगर ये कॉपी कर लो तो मैं भी बता देता हूँ। जी मेरे बच्चों हम आगे जाएं। बिल्कुल लेंगे बेटा शुजा, देने वाले तुम लोग ने बनना है, ठीक है। चलो जी।
चलें जी, अब आओ जरा दोस्त, मैंने आपसे कहा कि भाई हम एक मशीन से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिंदगी हमारी सुकून में चल रही है, 5600 रुपए का यूनिट बिकता है, 2700 रुपए का बनता है, हम जो है 2900 रुपए का सीएम कमाते हैं, 12 मिलियन रुपए हमारी फिक्स कॉस्ट है, जो मशीन हमारी पास पड़ी हुई उसकी वर्थ 9.6 मिलियन। आपने कहा भारी मशीन खरीदो, बड़ी मशीन खरीदो, 41 मिलियन की मशीन लेके आओ, उससे आपका सीएम पर यूनिट तो गिर जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका पोटेंशियल टू मतलब टू डेवलप न्यू मार्केट्स वो बढ़ जाएगी, आप इंटरनेशनली भी बेच पाओगे, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो मैंने आपसे पूछा कितनी बढ़ जाएगी, आपने कहा वो नहीं पता। तो मैंने जब हिसाब लगाया तो मुझे लगा कि जी हमारे लोकल कस्टमर और नए कस्टमर्स मिलके नए कस्टमर्स ये वाले ये हमने निकाले, ये नए कस्टमर एटलीस्ट 15,940 होने चाहिए, तो जाके हम उतना ही कमाएंगे जितना आज कमा रहे हैं। इससे ज्यादा डिमांड आती है तो फिर शायद नई मशीन का खरीदना हमारे लिए जस्टिफाइबल हो। चलो एक काम करते हैं, हम 2 एनपीवीज कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? 2 एनपीवीज, किसकी? पुरानी मशीन की भी पुरानी डिमांड से यानी 8,000 से, और नई मशीन की 15,940 से, और देखते हैं कि एनपीवी सेम आती है या नहीं आती। सर एक काम करते हैं हम जनाब, हम लेते हैं ओल्ड मशीन, ठीक है? ओल्ड मशीन में कितने 4 साल है? बताओ मेरे बच्चों, ओल्ड मशीन में मेरे पास मशीन की डे 1 पे वैल्यू कितनी है? 9.6 मिलियन। पक्का? कितने यूनिट हम साल के बेचते हैं? एक यूनिट कितने का बेचते हैं? 5600 का। एक यूनिट कितने का बेचते हैं हम? 5600 का 8,000 यूनिट। डन। हर साल की सेल यही होगी। वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट बेचते हो? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2700। फिक्स कॉस्ट कितनी है तुम्हारी साल की? और रेजिडुअल वैल्यू है में कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। अगर मैं इसकी एनपीवी निकालूं किस रेट से? 12% से। ये एनपीवी निकलती है 24 मिलियन रुपए की पुरानी मशीन से। ये हम कमा रहे थे कितने यूनिट बेच के? ओल्ड मशीन सेलिंग 8,000। डन। अब हम जा रहे हैं किस पे? न्यू मशीन। ऐसा सेलिंग 15,940। डन। ऐसे उठा लेता हूं। अब बताओ सर, नई मशीन खरीदनी पड़ेगी 41.69 मिलियन में। डन। सेल्स हमारे पास होगी 15,940 मल्टीप्लाई बाय 5,000। वेरी गुड। ऐसा वेरिएबल कॉस्ट होगी हमारे पास 15,940 मल्टीप्लाई बाय 2600। फिक्स कॉस्ट होगी हमारे पास 16 मिलियन। ऐसा यही आ रही है? हाँ 24 नहीं सर, फर्क है सर, इट्स अ बिग डिफरेंस सर। 27,000 रुपए का डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि तुमने यूनिट्स को और अमाउंट्स को जगह जगह क्या किया होगा? राउंड ऑफ किया होगा। ऐसा? पक्का जी? देख लोगे जी? हैं प्यारे भाई? ये मैं यहाँ रख भी देता हूँ। चलो जी, पढ़े आगे हम।
दूं एक सवाल आपको छोटा सा, चलो जी देता हूं सवाल, आप सुनो। ये प्रूफ करने वाली चीज को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने अपने रिकॉर्ड के लिए किया ना, और ये हमारे पास आ भी गया है, ये पीडीएफ में आपको मिल भी जाएगा। अच्छा जी, ये किसी ने कॉपी करना है तो मैं रुक जाऊं, ये कर चुके हो भाई। एआरटीटी कराता है सीए, क्या करा रहा है? सीए करा रहा है, ठीक है, सीए करा रहा है प्यारे भाई। तो हमारे पास हम एक फी लेते हैं एडवांस में, साल की बच्चों से 40,000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो कोर्स मटेरियल के भी पैसे पकड़ते हैं बच्चों से, 3,000 रुपए चप्पड़ में, ये दोनों हम साल के शुरू में पकड़ लेते हैं। डन, हाँ पैसे दोनों एडवांस, डन है, ये दोनों हमने एडवांस में पकड़ लिए। फिर हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी आता है सर एडवांस में, जो वो है सर, जो मटेरियल है हम प्रिंट करवाते हैं, तो प्रिंट करवाते हैं, और ये सारे खर्चे वर्चे जो सारे ठीक है, ये सब खर्चे वर्चे मिला के हमारे 7,000 रुपए साल के बनते हैं। डन, ये हम देते हैं एट द एंड, एट ईयर एंड। ऐसा सर हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो साल की होती है कोई 5 लाख रुपए। और सुनना सर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करंटली वो है 250। कितने? 250 स्टूडेंट्स हैं। हमने सोचा छोड़ सीए आईसीएडब्ल्यू कराते, सारे बच्चे हम वहां एनरोल करवा लेंगे, कम से कम रजिस्ट्रेशन आईसीएडब्ल्यू में कितनी होगी? 250। इसके अलावा नए आ गए तो आ गए। आईसीएडब्ल्यू की फीस होगी 45,000, कोर्स मटेरियल के होंगे 4,000 रुपए। लेकिन सर आईसीएडब्ल्यू में हमें अंग्रेजों को भी खिलाना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट बन जाएगी कोई 18,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट हो जाएगी हमारी से कोई 8.5 लाख रुपए। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ये 250 ही आ जाएंगे, लेकिन आईसीडब्ल्यू खोलने के लिए इनिशियल आउटले करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ पुराने कंप्यूटर पड़े हुए हैं, कुछ पुराने कंप्यूटर पड़े जिसको हम बेचने वाले थे, उनकी एनआरवी है कोई 6 लाख रुपए की, हम उसको बेचने वाले थे, हम नहीं बेचेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। फिर इसके बाद और जी सर हमें एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, वो आएगा 2 मिलियन रुपए का। और जी सर हमें एक लाइसेंस खरीदना पड़ेगा आईसीडब्ल्यू पढ़ाने का, वो आएगा 9 लाख का। और हमें कंप्यूटर्स को अपग्रेड कराना पड़ेगा, ये खर्चा आएगा तकरीबन 5 लाख का, या से 4,90,000 रुपए का। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बताओ आईसीडब्ल्यू में कितने एडिशनल स्टूडेंट्स आए कि हम वही एनपीवी कमाएं जो सीए से कमा रहे हैं? आईसीडब्ल्यू में कितने एडिशनल स्टूडेंट्स आए कि हम वही एनपीवी कमाएं जो हम किससे कमा रहे थे? अच्छा, इसमें डिस्काउंट रेट ले लो 10% का, शाबाश। हो गया? कर लिया? कर लिया? डन? कर लिया? हम आगे बढ़े? क्लास में अर्जेंट, चलो कितना जी? 83 स्टूडेंट्स बच्चे बता रहे हैं, ऐसा ही है? अच्छा देखो, सबसे पहले तो एक काम ये करो मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखना, वही अपना फॉर्मेट बना लेते हैं हम सर। सबसे पहले तो हमारे पास particulars, cash flows, discount factor, and then we have present values. इनिशियल आउटले, भैया इनिशियल आउटले 6 लाख भी है, 2 मिलियन भी है, 9 लाख भी है, 4,90,000 भी है। इन सबको ऐड अप करूं तो कितना आता है? कितना? ऐसा
डिस्पोजल नहीं हुआ ना, तभी तो मैं उसको प्रोजेक्ट में डाल दिया। मैं कहा इसको हमने बेचना था, लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट में डालेंगे तो एनआरवी कॉस्ट बन जाएगी ना, एडवांस फैक्टर मिलेगी। 3990,000 ये मेरी इनिशियल आउटले आ गया। डन। देखो फिर मैं बता देता हूँ, मैंने एनआरवी बताई कि यार हमारे पास कुछ कंप्यूटर पड़े, फारिग पड़े, ठीक है, हम आमतौर पर उसको बेच देते। अगर आईसीडब्ल्यू शुरू करेंगे ना, तो फिर हमें ये प्रोजेक्ट पे ये कंप्यूटर डालने पड़ेंगे। तो ये वो पैसे जो हमें मिल सकते थे, लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली आईसीडब्ल्यू स्टार्ट करके लूज कर दिए, तो ये आईसीडब्ल्यू में क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर है? ठीक है जी। याद आ रहा है, मैंने ये आपको बताया था कि इनिशियल आउटले 4 टाइप के होते हैं। एक टाइप ऐसी थी कि जिसमें हमने कहा था हमारे पास आइडल एसेट होगा, उसकी एनआरवी हमारी कॉस्ट बनेगी। याद आ रहा है? अच्छा जी, अब बता सीएम कितना है सर पुरानी मशीन का? 43,000 माइनस, ना ऐसे नहीं होगा सर, यहाँ सेल्स अलग ही, वो अलग आएगा। अब बना सर मेरे पास सेल्स कितनी है, एक एक स्टूडेंट से क्या कमा रहे थे, अब कितने कमाएंगे? 49, तो 6,000 ज्यादा कमाएंगे हम, ऐसा? तो हमें फायदा हो जाएगा सर। एडिशनल सेल्स कितनी? 6,000 इंटू कितने, 250 कितने, 1.5 मिलियन। डिस्काउंट फैक्टर इसके लिए निकालना पड़ेगा, 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर -5। देखो याद रखो, ये एन्युटी का फैक्टर आप यूज करते हो जब एन्युटी एंड पे आ रही होती है। अगर एन्युटी एडवांस में हो और आप ये फंक्शन इस्तेमाल करो, तो देखो प्रेजेंट वैल्यू ये कैश फ्लोज की एक कैरेक्टरिस्टिक है, गौर से सुनना। ये ईयर 1, ये ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। अगर आप इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी से निकालोगे ना, ये प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 पे आएगी। लेकिन अगर कैश फ्लोज इस तरह हो, अब अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना बाबू, तो वो -1 में चली जाएगी। हमें तो प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 पे चाहिए ना, तो एक पीरियड उसको आगे धकेलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 10% से। इसलिए सेल्स अलग ली, कॉस्ट अलग ली, कि कॉस्ट साल के एंड में आ रही है और सेल्स साल के शुरू में आ रही है, तो इसलिए मैंने दोनों को नेट नहीं किया जी। नहीं, ये फैक्टर कितना आ रहा है, 4 पॉइंट जी 255, ऐसा ऐसा। अब एक बात बताओ सर, मेरे पास इसके बाद एडिशनल सेल्स के बाद एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी? भाई पहले हमारी वेरिएबल कॉस्ट 7 थी, अब 18 हो गई है, तो 11,000 रुपए पर यूनिट आ रही है एक्स्ट्रा। तो 11,000 इंटू 250 कितना, 11,000 इंटू 250, 27 लाख। ये हर साल की एडिशनल फिक्स कॉस्ट है। याद रखो इसका डिस्काउंट फैक्टर 4.17 नहीं होगा, इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, सिर्फ ये पार्ट। कितना? सिर्फ ये पार्ट बेटा, एडवांस में नहीं है। 3.79 मल्टीप्लाई करो उसको 27 लाख से, 000 सर। ये आगे मेरे पास एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब अभी तक मैंने अज्यूम किया मेरे कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे। फिक्स कॉस्ट वो कितनी है सर, एडिशनल 350, ये भी एंड पे अराइज होगी, तो 3.79 क्या आ रहा है देखो, 1326। मेरे बच्चों मुझे बताओ मेरे पास कितने रुपए का नेट डेफिसिट बच रहा है जो मुझे नए यूनिट से कवर करके देना है? 9394
छुट्टी अच्छा 94 बेटा ये टोटल कर लो जरा 948400 आ रहा है। इतना बड़ा डेफिसिट है सर। मैं अगेन पूछ रहा हूं इनिशियल आउटले में किसी को मसला? इनिशियल आउटले में किसी को मसला नहीं। एडिशनल सेल्स में किसी को मसला? सेल्स याद रखना एडवांस में आ रहा है तो डिस्काउंट फैक्टर इसका बड़ा होना चाहिए। जल्दी पैसे मिलने की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होती है। फिर एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट इसमें किसी को इशू? एडिशनल फिक्स कॉस्ट में इशू? यहां तक सेट हो गया। अब बताओ सर मेरे पास नए यूनिट का सीएम कितना है? नए का सर 49 माइनस 18 कितने? 36 या 31? 31 ना। एक एडवांस में एक ईयर एंड के ऊपर आ रहा है तो फिर आपको वो करना पड़ेगा सर। अब आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। अब आपको सीएम अलग अलग करके चलाना पड़ेगा। अब आप करोगे ये करोगे सेल्स कितने की? कितना आ रहा है सर मेरे पास? 49,000 सर 49,000 एक्स ऐसा। इसका एन्युटी फैक्टर 4.17 सर। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 18,000 एक्स ऐसा। इसका एन्युटी फैक्टर 3.79 बताओ कितना आ रही? अब जो आए उनको नेट कर देना। ये कितना है? 20473 दुल्ला। ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 2330 नीचे वाला 68। अब बताओ नेट करो मेरे पास कितना आ रहा है? 136,110 एक्स ऐसा। अब बताओ मुझे ये चाहिए सर। शाबाश। 69.6 पक्का। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम ब्रेक इवन करोगे। यानी ब्रेक इवन का मतलब है तुम उतना ही सीएम कमाओगे जितना पहले कमा रहे थे। एडिशनल कुछ नहीं कमाओगे पक्का। पक्का है जी। बढ़ जाए। नहीं क्या हो गया भाई? कितने लोगों ने खुद से कर लिया था लेकिन ये चीज पिक नहीं कर पाए होगे कि एडवांस है और एंड पे ऐसा है। हाँ तो दोनों को अलग अलग करना था। अच्छा जी चलें सर। इसमें पास पेपर का एक सवाल है 17 मार्क्स का वो हम देखते हैं। अगर ये आप लोग कॉपी कर लो पूरा सही है। सन रजा का स्नैन का वेरी गुड भाई। तू नहीं करेगा मनोज तो कौन सही करेगा? हाँ ऑनलाइन बैठा हो। कमिंग इन एफ आर्क। चलो जी बड़े स्टेप आगे। 6 सवाल को मार्क कर लेना। दिस इज वन ऑफ दी मतलब क्या कहते हैं टेक्निकली डिफिकल्ट क्वेश्चन। बेंचमार्क क्वेश्चन है आपका ये। अच्छा इसके मुकाबले में आईकैप का पास पेपर हल्का है क्योंकि उसने सारे कैश फ्लोज की टाइमिंग एक ही रखी है। धन्य जी एक सवाल और देख लें। 10 मिनट हम रीड कर लेते हैं एटलीस्ट उसको। कर आप घर से लेना अगली क्लास में करा दूंगा मैं। ग्रुप में रोज हैंड आउट डलते हैं बेटा। जो पोर्टल है उसमें भी रोज डल रहे होते हैं। अच्छा जी सुनिएगा दोस्त
सर ये माशाल्लाह आईकैप के एग्जामिनर ने इतना जबरदस्त काम किया है, ये सिमा P3 का छापा हुआ क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड आईकैप के एग्जामिनर ने चीजें वहां छापी है, फिगर थोड़ी बहुत चेंज की है, ठीक है। ये तुम लोगों को कैफ में करवाया भी था मैंने, ठीक है जी, या इनफैक्ट काशिफ ने कराया शायद। सर सेल्फ स्किल एनहांसमेंट्स लिमिटेड is an established institution with a mission to impart training to youth by developing their job related technical skills. It offers industry specific 1-year diploma courses to the student. बेकार बात है हमारे लिए, ठीक है। In recent years, several other institutes have started offering wide range of new courses that resulted in number of students enrolled with SEC course TDC has declined to 175 students. SEC is now developing a 5-year plan, and an important consideration is to replace TDC with ATGC. हम नया कोर्स लेकर आ रहे हैं, CA की जगह ICAW, ऐसा, ठीक है जी। उसने कहा जी several computers would need to be upgraded. 3.5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, इनिशियल आउटले पहला आ गया, ठीक है। फिर सर however if ATGC is not introduced, यानी नया कोर्स अगर नहीं आया, 30 कंप्यूटर विल बी सोल्ड एट 12,000 रुपए। अब इसका मतलब ICAW के लिए NRV रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी, फिर करंट बुक वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट है। सर हमें एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, कितने का? 12 लाख का। फिर उसने कहा जनाब द न्यू कोर्स वुड बी टॉट बाय एग्जिस्टिंग स्टाफ। इसका मतलब हमें कुछ पैसे उसको नहीं देने, ठीक है जी। वो अभी 6 मिलियन रुपए ले रहे हैं, ठीक है जी। हाउएवर if enrollment in ATGC exceeds 225, तब जाके आपको 1.8 मिलियन का खर्चा करना है। और अगर आप इसका जवाब निकालोगे ना तो 225 से आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए रिडंडेंट है उस वक्त तक जब तक कि हम 225 को क्रॉस ना कर लें। तो पहले आप चेक कर लेना कि हम इसके बगैर 225 पे हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करना, ठीक है ना। और अगर 225 से वैसे ही ज्यादा आ रहा है तो फिर इसको इनकॉर्पोरेट करके और ज्यादा आगे चले जाए, ठीक है। फिर वगैरह भाई कोर्स फी हमारे पास 42,000 की है, नए कोर्स में थोड़ी सी ज्यादा। एडवांस ट्रेनिंग मटेरियल के पैसे एडवांस में हम ये हमारी कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ कॉस्ट कंसिडर किए, ठीक है। फिर हमारी फिक्स कॉस्ट 1,20,000 से 2,30,000 हो जाएगी। फिर है अपोर्शनड ओवरहेड्स, नहीं सर ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होते, ठीक है ना, ये रेलेवेंट नहीं है। फिर प्रिलिमिनरी कॉस्ट ये एक ही दफा पे होगी, ये हमारा चौथा इनिशियल आउटले आ गया, ठीक है जी। फिर वो कह रहा है जी ऑन एवरेज जो भी नया स्टूडेंट आता है 2,400 रुपए आपको देके जाता है एडिशनल अदर करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। तो मैं इसको भी एडवांस ही ट्रीट कर रहा हूँ जैसे एग्जामिनर ने ट्रीट किया। ये किस कोर्स में आएगा? नए में, पुराने में, दोनों में आएगा, ठीक है जी। फिर उसने कहा जी टैक्स एग्जाम्प्ट हम क्योंकि एजुकेशनल शेड्यूल्ड है, डिस्काउंट रेट 7% है। It is assumed that number of students enrolled would remain constant throughout 5 years. जितने भी स्टूडेंट आप हायर करोगे पहले साल, इंशाल्लाह 5 सालों में इतना ही नंबर रहेंगे, ठीक है। अब उसने कहा भाई डिटरमिन द मिनिमम एनुअल एनरोलमेंट्स which would make financially ATGC financially viable. अब देखो फाइनेंशियल वायबिलिटी का मतलब ये नहीं कि वो एनपीवी 0 प्रोड्यूस करे, नहीं। फाइनेंशियल वायबिलिटी का मतलब है कि वो एटलीस्ट उतनी एनपीवी प्रोड्यूस करे जितनी पहले पुराने वाला कोर्स प्रोड्यूस कर रहा था, ऐसा। ये देख लोगे मेरे बच्चों। सर हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को, ठीक है जी। अच्छा इसकी भी वीडियो, ZCL की वीडियो और एक और सवाल की वीडियो, ये तीनों जो है ना मैं वीकेंड पे यानी अगले वीक के स्टार्ट में डाल दूंगा, आप ये तीनों वहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।